नमस्कार साथियों, एनालाइज़र ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नई क्लास की और वो क्लास है सहायक शिक्षक के लिए। सहायक शिक्षक के अंतर्गत सिलेबस जो है उसमें एक सिलेबस है पर्यावरण का, तो हम शुरुआत करेंगे पर्यावरण से। और बात करें अगर पर्यावरण के महत्व की, तो ये काफ़ी, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको आप डील कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और एक चीज़ और है कि जो सामान्य पर्यावरण आप पढ़ते हैं उस तरीके का पर्यावरण ये नहीं है, ये बिल्कुल थोड़ा अलग है। बिल्कुल तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का पर्यावरण है, तो इसको थोड़ा ध्यान से मतलब पढ़ना पड़ेगा। और शुरुआत क्लास है तो थोड़ी सी बातचीत हो जाए। मुख्य विषय की मुख्य जो मुद्दा है वो कि क्लासेस कैसे चलेगी। तो क्लास जो चलेगी तो वीडियो क्लास होगा आपका, और वीडियो क्लास के साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगा, जो कि पहले बताया गया होगा जो लोग क्लास ज्वाइन किए। पीडीएफ कब मिलेगा ये प्रमुख सवाल है। तो पीडीएफ जैसे जैसे क्लास होता जाएगा, यानी ये क्लास अपलोड हुआ क्लास नंबर 1, उसका पीडीएफ आपके व्हाट्सएप में तुरंत मिलेगा। उसके बाद क्लास नंबर 2 अपलोड हुआ, व्हाट्सएप में तुरंत पीडीएफ मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको बार बार चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, लिखने से बिल्कुल आज़ादी रहेगी, आप समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो ये बात तो रहा साफ साफ तरीके से। दूसरी बात अगर मैं करूं कि अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बीएड कर चुके हैं, 12वीं पास कर चुके हैं, लेकिन उनके पास टेट नहीं है, टीईटी यानी सीजीटीईटी जो होता है उसको उन्होंने पास नहीं किया है, तो ये वीडियो क्लास आपके सीजीटीईटी के लिए भी मददगार होगा। मददगार क्या होगा, यही क्लास सीजीटीईटी में भी उपयोगी होगा, क्योंकि सेम सिलेबस है और सेम स्तर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हमने इसमें जो कुछ प्रश्न भी डलवाए हैं तो उसको सीजीटीईटी का भी प्रश्न इसमें हमने डलवा दिया है, ताकि आपको रिवीजन होता चले। और ज़रूरी नहीं कि जो सीजीटीईटी में पूछा गया है वो आपके सहायक शिक्षक वाले में नहीं पूछा जाएगा, तो सहायक शिक्षक वाले में सेम प्रश्न भी आ सकता है या उससे घुमा फिरा के प्रश्न दे सकता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि सहायक शिक्षक, अगर कुछ लोग नए होंगे तो सहायक शिक्षक किसको कहा जाता है वो बता दूं। सहायक शिक्षक का मतलब है वे शिक्षक जो कि कक्षा 1 से 5वीं तक को पढ़ाते हैं, उसको सहायक शिक्षक बोला जाता है। इसका सिलेबस अलग है। जो 5वीं से 8वीं तक को पढ़ाते, 6वीं से 8वीं तक को पढ़ाते हैं, उनका सिलेबस अलग है। इनको बोला जाता है, जो 6वीं से 8वीं पढ़ाते हैं इनको बोला जाता है शिक्षक। सहायक शिक्षक के लिए जो योग्यता है वो 12वीं पास, और उसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री और साथ में टेट एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप टेट एग्जाम क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी टेट का एग्जाम होगा उसके बाद आप क्लियर कर सकते हैं। देखते हैं थोड़ा सा सिलेबस को, इसमें क्या क्या शामिल है, पर्यावरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पर्यावरण क्या है, सबसे पहला प्रश्न तो यही पढ़ेंगे। पर्यावरण के घटक, जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रियाएं। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंतःक्रियाएं होती कैसे हैं। आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सरोकार, बच्चों की दृष्टि से पर्यावरण की रोचकता, पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ कैसे विकसित की जाती है, ये भी इसमें पढ़ना है। तो कुल मिला के इसमें पर्यावरण नहीं पढ़ना है, पर्यावरण को बच्चों की दृष्टि से पढ़ना है। पूरे के पूरा सिलेबस यही बताता है कि पर्यावरण को आपको नहीं पढ़ना है जैसे आप पारिस्थितिकी पर्यावरण पढ़ते हैं वैसा नहीं, आप बच्चे किस तरीके से पर्यावरण को समझते हैं, सीखते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस इसी पर बेस्ड है। पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन एवं कक्षा की गतिविधियां, इसके अलावा परिवार क्या होता है, अपने शरीर की देखभाल, इसके अलावा 8वां नंबर पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र। तो आज हम जो क्लास शुरू करेंगे वो पहले नंबर पॉइंट से शुरू करेंगे, अर्थात पर्यावरण क्या है और पर्यावरण के घटक। ये छोटा सा क्लास होने वाला है, लेकिन इससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं सहायक शिक्षक में, पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें, और आगे किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। तो मैंने प्रश्न भी डलवा दिया है ताकि आपको प्रैक्टिस होता चले, कोई भी समस्या न हो। आइए शुरुआत करते हैं। जो लोग इस वीडियो को YouTube में देख रहे होंगे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कैसा है वीडियो, और जो लोग ऐप में देख रहे होंगे वो लोग तो उनको तो वो तो क्लास ज्वाइन कर ही चुके होंगे। सहायक शिक्षक भर्ती के लिए वीडियो नंबर 1 है, इसमें हम पढ़ेंगे पर्यावरण एवं उसके विभिन्न घटक। सबसे पहली बात, पर्यावरण होता क्या है, इस विषय पर अगर थोड़ा सा नज़र डालें तो अगर हम उस भाषा में कहें जिस भाषा में
सामान्य तौर पर पढ़ा जाता है कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, यानी हमारे चारों तरफ का जो आवरण है उसको पर्यावरण कहते हैं। लेकिन इतनी सी बात समझ में आ जाए तो फिर क्या है, और यहीं से प्रश्न पूछ ले तो फिर क्या है। इतनी सी बात में प्रश्न नहीं पूछा जाता, प्रश्न पूछा जाता है थोड़ा गंभीर स्तर का। क्या पर्यावरण संस्कृति से संबंधित है? पर्यावरण समाज से संबंधित है? सामाजिक पर्यावरण नाम का कोई चीज होता है या नहीं होता? ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें किस तरीके के प्रश्न भी पूछे गए। कुल मिला के अगर आप कहें आपके जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक यानी मृत्यु के बाद की भी बात करूं तो भी गलत नहीं होगा, जन्म से लेकर के मृत्यु तक आप किसी न किसी तरीके से प्रकृति से जुड़े होते हैं, यानी आपके चारों ओर एक आवरण होता है जिस आवरण से आप जुड़े होते हैं। आप सोच करके देखिए, आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश करने के लिए जो आपका पेस्ट बनता है वो पेस्ट मान लीजिए चूने से बनता है। चूना कहाँ से आता है? चूना प्रकृति से आता है। जो पानी यूज करते हैं वो प्रकृति से आता है। यानी सुबह उठना कि आपका पर्यावरण से कनेक्शन शुरू, साथ रात को आप सोते भी हैं तो भी आप पर्यावरण से जुड़े होते हैं। आप ठंडे पेड़ के पास या ठंडे नदी के किनारे सोना ज्यादा अच्छा लगता होगा, आपको एसी कमरों में सोना अच्छा लगता होगा, पंखे में सोना अच्छा लगता होगा। तो ये पंखा जो शुद्ध हवा दे रहा है, ये हवा कहाँ से दे रहा है? उसी पर्यावरण से दे रहा है। यानी पर्यावरण के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। और एक व्यक्ति अगर इस दुनिया में आता है, इस समाज में आता है, तो कई तरीके के पर्यावरण से अपने आप जुड़ जाता है। यानी उसको कहने की जरूरत नहीं। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरा पर्यावरण क्या हो सकता है? सामने कैमरा है, इधर डिजिटल बोर्ड है, उधर कुर्सियां रखी हुई हैं, इधर एसी लगी हुई हैं, लाइट चल रहा है, मेरे चारों तरफ का आवरण है ना, वही तो पर्यावरण है। लेकिन जब हम इसको एक प्राकृतिक दृष्टि से देखते हैं ना, तो हम कहते हैं कि मनुष्य का या फिर अन्य जीव जंतुओं का प्रकृति से जो लगाव है या प्रकृति से जो जुड़ाव है, जो अंतः क्रियाएं हैं। अब एक नया शब्द आ गया, अंतः क्रिया। ये क्या होता है उसको भी समझिए। अंतः क्रियाएं हैं यानी एक दूसरे से क्रिया, वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं, आपको समझ में आएगा मैं उम्मीद करता हूं। पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण जो है, पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के परि उपसर्ग, परि मतलब जो पहले आया उसको उपसर्ग बोलते हैं, बाद में आता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, हिंदी में आप लोग समझे होंगे। और आवरण यानी घिरा हुआ से बना है, जिसका अर्थ है कि ऐसे चीजों का समुच्चय जो किसी व्यक्ति या जीवधारी के चारों ओर घिरे होते हैं। जैसे मैं किससे घिरा हूं? बहुत सारी चीजों से घिरा हुआ हूं। मेरा पर्यावरण क्या है? मेरा पर्यावरण एक कुर्सी है, वो कुर्सी है, सामने में कंप्यूटर लगा है वो एसी है, पीछे डिजिटल बोर्ड है, सामने कैमरा है, यही तो मेरा पर्यावरण है। जब मैं जंगल में जाऊंगा, जंगल में रहूंगा, तो मेरा पर्यावरण क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे, शेर भालू, मेरे चारों ओर तरफ जो भी चीजें होंगी वो सब मेरे को पर्यावरण हो, मेरे लिए पर्यावरण हो जाएंगी। उसी तरीके से शेर के लिए पर्यावरण क्या होगा? वही जंगल, शेर भालू जहां ऊपर रहता है। ठीक है, समझ गए होंगे। दूसरे शब्दों में अभी देखिएगा, प्रश्न भी इससे बनता है कि नहीं, वो भी चीज ध्यान से देखना है। दूसरे शब्दों में वह सभी कुछ जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, अनुभव करते हैं, जिसके साथ अंतः क्रिया करते हैं, तथा जिन पर हमारा तथा अन्य जीवों का जीवन निर्भर करता है, वो पर्यावरण कहलाता है। आसान है, समझाने की जरूरत नहीं है इस लाइन को, लेकिन एक चीज समझाने की जरूरत है, वह है अंतः क्रिया। और क्रिया और अंतः क्रिया में क्या फर्क है? मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है सुनीता, और सुनीता की एक बहन है जो कि लड़की होगी, बहन है तो इसका नाम है राजू। ठीक है, सुनीता है और राजू है। अंतः क्रिया को समझिएगा। सुनीता ने राजू को एक थप्पड़ मार दिया, खींच के एक चांटा मारा। क्या हुआ? सुनीता की बहन राजू जो है, उल्टा मत सोचिएगा, मैं सही ही बोल रहा हूं, राजू उसकी बहन का नाम है। आप ये सोचिएगा मत कि राजू केवल लड़के का नाम हो सकता है, लड़की मतलब लड़की का नाम हो सकता है, लड़के का नाम हो सकता है, लड़की का भी नाम हो सकता है।
तो सुनीता ने राजू को मारा एक थप्पड़ खींच के, एक चांटा। तो ये क्या हुआ, सुनीता का एक क्रिया हुआ राजू के ऊपर। समझने की कोशिश करिए, एकदम छोटा सा उदाहरण है। सुनीता का एक क्रिया हुआ राजू के ऊपर, राजू चुपचाप हो गया। ये तो हुआ सुनीता का क्रिया राजू के ऊपर। लेकिन जब सुनीता ने एक चांटा इसको खींच के मारा राजू को, तो राजू ने भी एक चांटा रसीद कर दी एकदम गर्मा गर्म गाल में। तो ये क्या हुआ, इस क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई, अर्थात यही चीज अंतःक्रिया हो गई। जैसे हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ हमको फल देता है, तो हमने पेड़ लगाया और पेड़ ने हमको फल दिया, तो एक साथ हम लोग एक चक्रीय क्रम में पेड़ से जुड़ गए कि हम जब जब पेड़ लगाएंगे पेड़ हमको फल देगा, और जब हमको फल देगा उसी उत्साह में हम फिर से पेड़ लगाएंगे। तो ये क्या हुआ, क्रिया, अंतःक्रिया हुआ। समझ गए। अगर हम केवल पेड़ लगाते, पेड़ से हमको कोई लाभ नहीं होता, तो हमारा क्या होता, क्रिया होता। लेकिन जब पेड़ हमको लाभ देना शुरू हुआ, तो वही चीज क्या हो गई, आपस में हम लोग पेड़ और मनुष्य के बीच अंतःक्रिया हो गई। समझ गए। चलिए, क्लियर है आपको, समझ गया। आगे देखते हैं। पर्यावरण प्राकृतिक वातावरण के साथ सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को स्वयं में समाहित करता है। अर्थात पर्यावरण के अंतर्गत सामाजिक पहलू भी आते हैं और सांस्कृतिक पहलू भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पेड़ पौधे ही आते हैं। स्वयं में समाहित करता है, इनके आसपास की वस्तुओं की अंतःक्रियाओं तथा उसके संरक्षण की बात करता है। वुडवर्थ ने लिखा है कि पर्यावरण का अर्थ उन सभी गहरी शक्तियों एवं तत्वों से है जो व्यक्तियों को आजीवन प्रभावित करते हैं। ध्यान रखिएगा, 2017 में एक एबीओ का एग्जाम हुआ था। तो एबीओ के एग्जाम में इस तरीके से लाइन वाले प्रश्न बहुत पूछ लिए गए थे कि कौन सा कथन किसका है, कौन सा कथन किसका है, किसने क्या कथन किया है। तो इन लाइंस को आपको ध्यान रखना है, जो महत्वपूर्ण लाइंस हैं उनको हमने डलवा भी दिए हैं। जैसे लिख देगा कि पर्यावरण शब्द का अर्थ उन सभी गहरी शक्तियों तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। दूसरा देखते हैं, सीसी पार्क ने क्या लिखा, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जिन भी परिस्थितियों, जिन भी चीजों से घिरा हुआ हूं वही मेरा पर्यावरण है। आइए देखते हैं, टेट 2017 में पूछा गया एक प्रश्न, उसके बाद हम देखेंगे पर्यावरण को हमने समझा कि नहीं। पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। पहला है पेड़ पौधे और जंतु, दूसरा है पर्यावरण के विभिन्न घटक के मध्य अंतःक्रियाएं, तीसरा है ऑप्शन सी है पर्यावरण का संरक्षण। तो क्या हमारे प्रश्न, इससे प्रश्न बना, इस हमने जो पढ़ा उससे प्रश्न बना? तो हाँ, पर्यावरण प्राकृतिक वातावरण के साथ सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को स्वयं में समाहित करता है। इसके साथ साथ आसपास की वस्तुओं की अंतःक्रियाओं और उनके संरक्षण की भी बात करता है। अर्थात पर्यावरण के अंतर्गत संरक्षण भी आ जाएगा, पर्यावरण के संरक्षण। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुल मिला के पेड़ पौधे जीव जंतु पर्यावरण के विभिन्न घटक के मध्य क्रियाएं, अभी तो घटक नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा देर में हम घटक भी पढ़ लेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा पर्यावरण का संरक्षण। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि तीनों जो है इसके अंतर्गत आते हैं और क्यों आते हैं। एक अभी तक हमने क्या जाना है, क्या सीखा है, वो बात देख लेते हैं। हमने ये सीखा कि चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई जीव हो, चाहे कोई निर्जीव ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। निर्जीव हो कोई दिक्कत नहीं है, जीव हो चाहे निर्जीव हो, उसके चारों तरफ जो भी चीजें होंगी, जैसे मैं जहां पे अभी बाहर में जाकर के खड़ा करूंगा, एक पेड़ है, एक गाड़ी है और कुछ घर है, ये सब क्या है, सब मेरे लिए पर्यावरण है। मेरे चारों तरफ के आवरण की बात कर रहा है, मेरे चारों तरफ जो भी आवरण है वो पर्यावरण है। और पर्यावरण में एक चीज होगा जिसको बोलेंगे आप प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण। अब ये प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, तो वो चीजें हम अभी आगे पढ़ेंगे। वैसे प्राकृतिक पर्यावरण में प्रकृति की जो सारी चीजें आप देखते हैं, चाहे आप छोटा सा जीव देखें, छोटा सा केचुआ देखें, वो देखें केकड़ा, आप मछली देखें,
चाय का बागान देखें, पेड़ पौधे, शेर भालू, कुछ भी देखें, कोई जीव चीज देखें, कोई जीवित चीज देखें, आप चूना पत्थर देखें, आप कोयला देखें, सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। प्रकृति का जो भी चीज है, मतलब नेचुरल जो भी चीजें आप देखते हैं वो सब चीजें प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी। और हम जब संरक्षण की बात करते हैं तो इसी पर्यावरण, इसी प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं। क्लियर है? चलिए, अगर YouTube में देख रहे हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखते हैं मानव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया। मानव के भौतिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण के साथ बहुत सी अंतःक्रियाएं होती है। अंतःक्रिया तो आप समझ चुके हैं कि जब हम किसी के साथ क्रिया करते हैं तो हमारे साथ भी क्रिया करता है, इसका मतलब अंतःक्रिया है। ठीक है, जैसे हमने देखा था सुमन अपनी बहन राजू को एक थप्पड़ मारता है और राजू जो उसकी बहन है सुमन की, उसने भी सुनीता को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। सबसे पहले जब सुनीता ने राजू को मारा तो क्या हुआ? क्रिया। और जब राजू ने सुनीता को मारा तो क्या हो गया? आपस में अंतःक्रिया हुआ। एक क्लियर है? चलिए, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया। मानव के भौतिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण के साथ बहुत सी अंतःक्रियाएं होती हैं। इसके अलावा हमारी अंतःक्रिया हमारे समाज से होती है, यानी समाज से भी हम जुड़े होते हैं और प्रकृति से भी हम जुड़े होते हैं। तो समाज के साथ जो अंतःक्रिया होगी उसको सामाजिक अंतःक्रिया कहेंगे। प्रकृति के साथ जो हमारी क्रिया होगी उसको प्राकृतिक अंतःक्रिया कहेंगे। इसके कई उदाहरण हो सकते हैं। मानव के भौतिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण के साथ होने वाली अंतःक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शामिल हैं। अर्थात कि अगर हम अंतःक्रिया कर रहे हैं किसके साथ? प्रकृति के साथ, चाहे भौतिक चीजों के साथ, चाहे समाज के साथ, तो उस चीज को कैसे हम डिफाइन कर पाए कि हाँ एक्चुअल में हम अंतःक्रिया कर रहे हैं। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर आप अगर खोजने की कोशिश करेंगे, और ये चीज ऐसा नहीं है बच्चों वाला लग रहा होगा कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ते होंगे कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करें, क्या आप जानते हैं कि आप नहीं जानते, अरे ये छोटी सी बात मैं नहीं जानता था, ऐसा लिखा रहता है एनसीईआरटी में। लेकिन आपको बच्चों को ही पढ़ाना है, और ये जो सहायक शिक्षक का पर्यावरण है वो बच्चों के हिसाब से बनाया गया है उसके सिलेबस को, तो आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं। जीवित रहने के लिए हम सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए वायु कहां से मिलती है? प्रकृति से। यानी जब प्रकृति, इसका उत्तर क्या होगा? प्रकृति से मिलती है। तो प्रकृति के साथ हमारा क्या हुआ? अंतःक्रिया हुआ। जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होता है, ये भोजन कहां से मिलता है? ये भी प्रकृति से मिलता है। जीवित रहने के लिए हम पानी पीते हैं, पानी भी प्रकृति से मिलता है। यानी मनुष्य प्रकृति के साथ क्रिया, अंतःक्रिया तो कर ही रहा है। सुरक्षित जीवन यापन के लिए हम मकान बनाते हैं जिसमें हम रहते हैं। मकान बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है और ये चीजें कहां से प्राप्त होती है? तो हर चीज तो प्रकृति से मिल रहा है। आगे देखें, पेड़ों से हमें क्या मिलता है? तो फल मिलता है। और पेड़ हम लगाते हैं तो हमारी क्रिया हुई, पेड़ ने हमें फल दिया तो क्या हो गया? अंतःक्रिया हो गया। वैसे लकड़ियां भी मिलती हैं, पत्ते भी मिलते हैं, दातून भी मिलता है, तो छोटी छोटी चीजें भी शामिल है। फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसके लिए स्रोत कहां से मिलते हैं? बारिश क्यों होती है? इसका संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? पालतू जानवर कौन है? ऐसी चीजों को पृथ्वी खींचती है, सभी चीजों को पृथ्वी क्यों खींचती है? मकान बनाने के लिए हम किन किन व्यक्तियों की मदद लेनी पड़ती है? हम विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करते हैं जैसे टेबल, कुर्सी, पलंग, बर्तन, ये सब कहां से मिलता है? हमको प्रकृति से। तो वही चीजें तो हमारी अंतःक्रिया हो रही है। मकान में रहने के वाले सदस्य मिलकर एक परिवार बनाते हैं, उनमें आपस में क्या रिश्ते होते हैं? तो एक ऐसा हो गया, ऐसे जो आपस में मिलकर के लोग रहे हैं। एक ऐसा है सामाजिक पर्यावरण, यानी सामाजिक अंतःक्रिया हम कर रहे हैं। इस प्रकार मानव प्रत्येक प्रकार के क्रियाकलापों के लिए पर्यावरण पर निर्भर है। हमने उसका उत्तर देखा तो हमने ये पाया कि हर क्रियाकलाप के लिए हम पर्यावरण पर निर्भर हैं, चाहे वो प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर हो, चाहे वो भौतिक पर्यावरण पर निर्भर हो, चाहे यदि हम समाज में रहें तो सामाजिक पर्यावरण पर निर्भर हो। जैसे मेरे को अपनी पुत्री का शादी करना है तो मेरे को समाज में लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि किससे मेरी पुत्री का शादी हो जाए या मेरे पुत्र का शादी हो जाए। तो क्या हुआ? सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण हो गया, समाज से संबंधित हुआ। जब हम लकड़ी की अपेक्षा करते हैं जंगल से, तो जंगल क्या है? प्रकृति का हिस्सा है। जब वहां से जंगल से लकड़ी लाएंगे तो वो कैसा हुआ?
जंगल से लकड़ी लाने की क्रिया किस तरीके की आपके साथ अंतःक्रिया है? तो प्राकृतिक अंतःक्रिया है, क्योंकि हम प्रकृति से ले रहे हैं। समझ गए? ठीक है। मानव अपने और पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया की उपज है। मानव एक कलाकार के रूप में पर्यावरण प्रदत्त रंगमंच पर कार्य करता है। कहीं पर्यावरण उसे प्रभावित करता है तो कहीं कहीं उसके साथ अनुकूलन तथा परिवर्तन करता है, तो पर्यावरण समायोजन भी कर लेता है। यानी मनुष्य को पर्यावरण प्रभावित करता है और मनुष्य भी पर्यावरण को प्रभावित करता है, जिसके अंतर्गत आप ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता या पेड़ों की कटाई, बहुत सारा आप चीज देख रहे होंगे। जो भूमि बंजर हो रही है, क्यों हो रहा है? मनुष्य ने उसको इस तरीके से बदल दिया, काट दिया पेड़ों को, कि वो भूमि बंजर होने पर मजबूर हो गई। समझ गए? चलिए अब देखते हैं पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक कहने का मतलब क्या है? अब इसमें एक तरीके से हम ये चीज देखेंगे, यहां से ही प्रश्न पूछा गया है सहायक शिक्षक में, तो बिल्कुल ध्यान से, हर भाग से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें एक चीज देखेंगे कि पर्यावरण जो है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं, ये किन किन चीजों से मिलकर बना है, यानी इसके तत्व क्या क्या हैं, घटक यानी तत्व, या किन किन चीजों से मिलकर के बना है। और यहां से प्रश्न आपके टेट के एग्जाम में, चाहे आपका सहायक शिक्षक का एग्जाम हो, हर जगह पूछा जाता है और बहुत ही आसान स्तर का होता है प्रश्न, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि यह प्रश्न बहुत कठिन स्तर का है। आखिरी में जब अभी क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं एक बार रिवाइज भी करा दूंगा, ताकि आप बिल्कुल आसानी से समझ सकें। पर्यावरण का दायरा बहुत विस्तृत और विशाल है। इस लंबी सूची का ध्यान रखना व उसको समझ पाना संभव नहीं है। यानी हम कितने भी घटक को इसमें शामिल कर लें, कुछ न कुछ घटक छूट ही जाएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम सभी घटकों को शामिल कर सकें, इसमें सभी तत्वों को शामिल कर सकें, जिससे मिलकर के पर्यावरण बनता है। इस सूची को समझने के लिए इसको दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानव निर्मित एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या हुआ? प्राकृतिक पर्यावरण में वही चीजें जो हमारे कनेक्शन प्रकृति से स्थापित करते हैं। मानव निर्मित, जैसे मेरे चाचा हैं, एक ऐसा पर्यावरण है, मेरे चाचा के साथ मेरा संबंध जो हुआ वो कैसा है? सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण है, क्योंकि वो समाज का हिस्सा है कि किसी ने बताया तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बहन है। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। अब देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण में पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, वृक्ष, वायु, जल, मौसम, ऋतु, जलवायु, ये सब चीजें प्राकृतिक पर्यावरण में आती हैं। अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण में कौन सी चीजें आएंगी, कभी आपसे पूछ लेगा। मान लीजिए आपसे पूछ लिया आकाश किस प्रकार के पर्यावरण का उदाहरण है, चाहे सूर्य किस प्रकार के पर्यावरण का उदाहरण है, और ऐसा प्रश्न बिल्कुल मतलब मजेदार तरीके से पूछता है। जो व्यापम है वो बहुत मौज लेके, बहुत मस्ती के साथ ऐसे प्रश्नों को पूछता है, ऐसे छोटा छोटा लाइन से। तो उन चीजों को ध्यान रखना है बिल्कुल सही तरीके से। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। आपको रटने की जरूरत क्यों नहीं है? प्रकृति की वो सारी चीजें प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी, चाहे वो छोटा पेड़ हो, चाहे छोटा जीव हो। अब आपसे पूछे क्या रिमोट प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों आएगा? ये प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपके भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक है, अगर मैं कहूं कि एक इमली का पेड़ है, वो किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण होगा? प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण होगा। तो पौधे, जंतु, छोटे जीव हो चाहे बड़े जीव, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, छोटा वृक्ष हो मतलब बड़ा वृक्ष हो, वायु हवा जो चलती है, पानी, मौसम जो बदलता है, वो सारा चीज, ऋतु। मौसम और ऋतु में क्या फर्क है कभी बात करेंगे। चलिए, जलवायु आदि शामिल है। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। इसमें आपका घर है, परिवार है। संस्कृति में क्या आता है? परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन, व्यवसाय, मतलब जो बिजनेस करते हैं आप, मानव द्वारा विकसित प्रत्येक वस्तु शामिल है। मानव द्वारा विकसित प्रत्येक वस्तु किसमें शामिल होगा? सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक है, चलिए
अब इसको एक चीज देख लेते हैं, विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे किस प्रकार के पर्यावरण को जान पाते हैं। क्या आप इसका उत्तर देने में सक्षम हैं? अगर नहीं है तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे किस प्रकार के पर्यावरण को जान पाते हैं, सहायक शिक्षक 2019 में प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन भी दिखा देते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण या आर्थिक पर्यावरण। सबसे पहला आपका सवाल तो यही लग रहा होगा कि भैया ये प्रश्न तो हमने पढ़ा ही नहीं, जबकि ये प्रश्न आपने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा? इस लाइन में पढ़ा है आपने, इस लाइन में। प्राकृतिक पर्यावरण में पौधे, जंतु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, वृक्ष, वायु, जल, मौसम, ऋतु, जलवायु आदि शामिल है। यानी अगर मैं ऋतु की बात करता हूं तो ऋतु की बात करने का मतलब ये क्या है, मैं प्राकृतिक पर्यावरण के भाग की बात कर रहा हूं। क्लियर है? अगर मैं वायु की बात करूं या मैं वृक्ष की बात करूं तो भी मैं प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बात कर रहा हूं। समझ गए? चलिए, तो यहीं से तो प्रश्न था। यदि आपसे पूछ ले कि घर और परिवार किस तरीके के पर्यावरण का उदाहरण है, या बच्चों को यदि आप घर या परिवार के बारे में जानकारी देते हैं तो आप किस तरीके के पर्यावरण के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं। तो यहां से देखिए, इस लाइन से प्रश्न पूछा, आपको हवा भी नहीं लगा, हवा भी नहीं लगा, तो हवा लगना चाहिए, आपको जागरूक होना चाहिए। सही है? चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बताते हैं, चाहे आप ऋतु के बारे में बताएं, चाहे मौसम के बारे में, हवा के बारे में, वर्षा के बारे में, जलवायु के बारे में, पानी के बारे में, भूमि के बारे में, पेड़ के बारे में, पौधे के बारे में, किसी बारे में आप बता रहे हैं, सब प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा भी चुका हूं। चलिए ठीक है, अब देखें दूसरा, देखते हैं पर्यावरण के अंतर्गत। अब ये चार्ट आप हमेशा याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और इस चार्ट को मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको, सॉरी थोड़ा सा हिल गया लाइन पर, मतलब कटिए। इस चार्ट को मैं आपको थोड़ा सा याद भी कराने की कोशिश करूं, ठीक है? चलिए देखते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत दो भाग देख रहे हैं। पहला भाग जो है उसको आप बोल रहे हैं प्राकृतिक पर्यावरण या जीव भौतिकीय पर्यावरण। कभी पूछ दे प्राकृतिक पर्यावरण का दूसरा नाम जीव भौतिकीय पर्यावरण, याद करना पड़ेगा। वैसे याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या मतलब है याद करने से? प्राकृतिक पर्यावरण या जीव भौतिकीय पर्यावरण एक ही चीज है। जीव के चारों तरफ का पर्यावरण कैसा होगा? प्राकृतिक पर्यावरण होगा। बस मानव निर्मित एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, यानी ऐसा पर्यावरण जिसको मानव ने निर्माण नहीं किया है, वो किसके अंतर्गत आएगा? पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। और जिसको मानव ने निर्माण किया है, जिसको बनाया है, वो मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा और चार्ट में बढ़ते हैं। चार्ट याद रखना है, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत निर्जीव और सजीव दो तरीके के पर्यावरण है। यानी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आप निर्जीव कौन चीजों को देखेंगे? ऐसे चीजें जो मर गई हैं, जिसमें जान नहीं है, जैसे कोयला देख रहे हैं, जैसे लोहा देख रहे हैं, वो प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण है। लोहा मतलब लौह अयस्क, कोयला मतलब जो खानों में कोयला है उसकी बात कर रहा हूं। लौह अयस्क किसका हो गया? निर्जीव का। सजीव में क्या हो गया? वनस्पति, पशु। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, पशु, छोटे जीव, यहां तक कि केचुआ या फिर जिसको आप सूक्ष्मदर्शी देखते हैं, वो सब। अगर देखें मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत तो दो भाग में इसको बांट सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, जिसमें आप घर देखते हैं, परिवार देखते हैं, रीति रिवाज, रहन सहन की स्थितियां, परंपराएं, व्यवसाय या मूलभूत सुविधाएं। जैसे मूलभूत सुविधाएं के अंतर्गत आप देख रहे हैं नाली आ रहा है, बिजली आ रहा है, सारी चीजें किसके अंतर्गत हुई? सामाजिक सांस्कृतिक। मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत क्या देख रहे हैं?
भवन है, सड़कें हैं, पुल है, पूजा स्थल है, मानव द्वारा निर्मित विभिन्न वस्तुएं हैं। तो जो भौतिक वस्तुएं मनुष्य बनाएगा, एक तरीके से भौतिक वस्तुएं हैं। कौन सी चीजें? मानव निर्मित पर्यावरण में। और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण ये भी मानव द्वारा बनाया गया है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण भौतिक नहीं होता है। भौतिक नहीं होने का मतलब ये वर्चुअल होता है। जैसे मेरे चाचा से मेरा क्या रिश्ता है, अगर मैं यहाँ खड़ा हूं और मेरे चाचा यहाँ पे खड़े हैं, तो आप नहीं बोल सकते कि ये चाचा है और ये भतीजा है, नहीं बोल सकते। लेकिन अगर यहां से लेकर के 5 किलोमीटर दूर तक सड़क गई है, तो उस सड़क को देख करके बोल सकते हैं ना कि ये सड़क इस गांव तक जाएगी या इस गांव तक गई है। तो वही चीज, ये चीज आपको दिखाई नहीं देती। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण जो होता है वो आपको दिखाई नहीं देता है। घर का मतलब उस वाले घर से नहीं है कि जो घर आपको दिखता है। घर का मतलब समूह के मिलन से, मतलब लोगों के मिलन वाले घर से। जैसे इसमें एक दादा होगा, दादी होंगी, माता पिता होंगे, बच्चे होंगे, वैसे घर की बात कर रहा हूं। और जो भौतिक रूप से दिखेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको आप भवन बोलेंगे, हाउस बोलेंगे। मतलब हाउस या भवन एक ही चीज हो गया। तो वो वाले घर की बात करूं, घर, परिवार, रीति रिवाज, ठीक है। अगर मैं निर्जीव की बात करूं तो निर्जीव में आ गया भू आकृतिक कारक, धरातल, मृदा, चट्टाने, खनिज पदार्थ, पानी, पृथ्वी, आकाश, सूर्य। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? निर्जीव घटक के अंतर्गत। बच्चों, ये पूरा का पूरा चार्ट याद रखना। यहां से प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाएंगे, तो आपको बिल्कुल ध्यान से याद ही रखना है। फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। पर्यावरण के दो भाग हैं। पहला पर्यावरण ऐसा हुआ जो कि मानव निर्मित नहीं है, जिसको हम बोल दिए प्राकृतिक पर्यावरण। और ऐसा पर्यावरण जिसको मानव ने निर्मित किया है उसको हम बोले मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत भी हमने दो भाग देखे। पहला भाग, प्रकृति में दो तरीके की चीजें हो सकती है। एक चीज हो सकता है मतलब निर्जीव हो सकता है, और एक सजीव हो सकता है। निर्जीव का मतलब जिसमें जान नहीं है वो निर्जीव है। सजीव का मतलब जिसमें जान है वो सजीव है। निर्जीव के अंतर्गत आप क्या क्या देख सकते हैं? पेड़ पौधे नहीं, सॉरी, वो तो सजीव में आ जाएगा। आप देख सकते हैं भूमि, भूस्खलन, पानी, मृदा, ये बाढ़, ये सब चीजें क्या आएगी? ये सब आएगी निर्जीव के अंतर्गत। सजीव के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? पेड़ पौधे, छोटे जीव जंतु, बड़े जीव जंतु, सभी सजीव के अंतर्गत आएंगे। फिर इसके बाद मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आप उसको दो भाग में बांट सकते हैं। पहला, ऐसा मानव निर्मित पर्यावरण जो कि वर्चुअल होता है, यानी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो एक पर्यावरण बना रहता है। जैसे घर परिवार है, रीति रिवाज है, कुछ रहन सहन की स्थितियां हैं। जैसे मैं बताया, मेरे चाचा मेरे बगल में खड़े हैं तो आप नहीं बता सकते, लेकिन ये पेन है ये आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये भौतिक चीज है। फिर दूसरा देखते हैं मानव निर्मित पर्यावरण जो कि भौतिक होगा। जैसे भवन आप मानव ने बनाया तो दिखेगा, सड़क दिखेगा, पुल दिखेगा, पूजा स्थल। तो ये सारी चीजें इस तरीके से बांट करके देख लिया। अब कुछ प्रश्न करेंगे जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं कुछ प्रश्न। अच्छा, ये भी है ना, इसको ध्यान रख लीजिएगा, भूल गया। ये जलवायु संबंधी कारक, तापमान, उमस, वर्षा, ये सब चीजें भी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये भी निर्जीव घटक हैं। इसमें भी कोई जान नहीं है। जलवायु संबंधी कारक हो, तापमान हो, उमस हो, वर्षा हो या वायु हो, ठीक है। आइए देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण में निम्न में से किन घटकों से मिलकर बनता है। ये भी 2019 में सहायक शिक्षक में पूछ लिया गया। प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किन घटकों से मिलकर बनता है? बहुत आसान सा उत्तर हो गया इसका, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। हमने प्राकृतिक पर्यावरण को दो भाग में बांटा था, एक सजीव, एक बांटा था निर्जीव। बस यहीं से उत्तर बन गया। अजैविक घटक यानी निर्जीव घटक, और जैविक घटक यानी सजीव घटक। ठीक है, बढ़िया है, उत्तर हो गया। यानी ए और बी दोनों हो गया सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्रश्न आपसे हल हो रहे होंगे, और अगर आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे होंगे तो इस नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं पूरा। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न और देख लेते हैं जो सीजी टेट 2019 में पूछा गया। निम्न में से कौन पर्यावरण के घटक है? पहला है सामाजिक एवं आर्थिक, दूसरा है ऑप्शन बी प्राकृतिक, तीसरा है सांस्कृतिक। अभी तक हमने जो पढ़ा है
उसमें हमने आर्थिक चीजों के बारे में बात नहीं की है, लेकिन आर्थिक चीज भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अच्छा, आर्थिक जो होगा वो किस पर्यावरण के अंतर्गत आएगा, सोच के देखिए तो। आर्थिक जो भाग है, आर्थिक मतलब पैसे रुपए से संबंधित, ये किस पर्यावरण के अंतर्गत आएगा? प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएगा या मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आएगा? सोचिए, ये आएगा मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत। भले उसमें छूट गया होगा, लेकिन ये भी आएगा मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, हर बार ऑप्शन डी उपरोक्त सभी उत्तर नहीं होता है, कभी कभी बी, सी में भी, ए में भी उत्तर छुपा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप हर बार ऑप्शन डी आ जाए तो आप बना दें, वैसे ही टिक मार दें, वैसा नहीं होता। आइए देखते हैं, मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है, टेट 2017 में पूछा गया, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण कौन सा है? तो हमने क्या देखा, हर एक चीज को देख लेते हैं। जलवायु है, वर्षा है, मिट्टी है, ये किस तरीके का पर्यावरण का उदाहरण है? प्राकृतिक पर्यावरण का, प्राकृतिक पर्यावरण का। और प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत भी सजीव का उदाहरण है या निर्जीव का उदाहरण है, यानी जैविक का उदाहरण है या अजैविक का उदाहरण है? तो ये है अजैविक का, यानी इसमें जान नहीं है। याद हो गया होगा। भवनें, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल किस तरीके के उदाहरण है? ये है मनुष्य के सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का। और उसमें भी हमने देखा था कि ये जो है भौतिक टाइप की चीजें हैं, क्योंकि ये दिखेंगी आपको। एक तो होता है नाते रिश्ते, सामाजिक रीति रिवाज, याद होगा आपको, यहाँ पे आया था, और ये वाला चीज जो आया था वो यहाँ पे आया था चार्ट में। ठीक है, तो चलिए ये भी चीज क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? मानव निर्मित पर्यावरण का। और मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत भी सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आ गया। चार्ट को रिवाइज करा दूंगा, अभी ध्यान नहीं होगा तो। सूर्य हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, ये किस तरीके का पर्यावरण का उदाहरण है? ये भी प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण है और अजैविक के अंतर्गत आता है। खनिज है, चट्टाने हैं, जंतु है, किसका उदाहरण है? ये भी प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण है और ये भी अजैविक के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और यही 2017 में पूछा गया, टेट में हो सकता है सहायक शिक्षक में आपसे यही प्रश्न पूछ दे, तो बिल्कुल ध्यान से। आइए देखते हैं, प्रश्न हो गया खत्म, आज का क्लास भी हो गया खत्म। लेकिन जाने से पहले एक बार मैं फिर से उस चार्ट को रिवाइज करा देता हूं। रिवाइज उस चार्ट को क्यों कराऊंगा, मैं पूरा ही एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको आसान रहे पढ़ने में, समझने में। सबसे पहली बात हमने देखा कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण का अर्थ होता है हमारे चारों तरफ का आवरण, चाहे वो भौतिक आवरण हो, सांस्कृतिक आवरण हो, सामाजिक आवरण हो, प्राकृतिक आवरण हो, सारी चीजें हमारे चारों तरफ जिन चीजों से हम घिरे हुए हैं वो सब चीजें पर्यावरण है। पर्यावरण के अंतर्गत चारों तरफ की चीजों की बात की जाती है, उसके संरक्षण की भी बात की जाती है। खासकर प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण की बात की जाती है, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश धीरे धीरे होता जाएगा। तो हमारे जीव जंतु, जो जंगल के जीव जंतु हैं, प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश होने का मतलब सीधा सीधा मतलब है कि जंगलों की कटाई। अगर जंगलों की कटाई अधिक से अधिक होती रहेगी तो फिर हमारे जंगल के जीव जंतु जो हैं वो कहाँ जाएंगे? वो हमारी तरफ आएंगे, हमारे खेतों को चरेंगे, हमको समस्या उत्पन्न करेंगे। तो उनका भी पृथ्वी है और हमारा भी पृथ्वी है, तो हमको इस तरीके से पृथ्वी के संसाधन का उपयोग करना चाहिए ताकि हमारे और भी जीव जंतु बेहतर तरीके से जी सकें, जीवन यापन कर सके। तो ये समझ गए पर्यावरण क्या है। चारों तरफ का आवरण पर्यावरण है और पर्यावरण के संरक्षण बहुत जरूरी है। अब देख लेते हैं, ये उत्तर आपने देख लिया टेट 2016। अंतःक्रिया क्या होती है? तो आपको याद आ गया सुनीता और राजू का उदाहरण। जब हम प्रकृति से कुछ लेते हैं तो प्रकृति को कुछ देते भी हैं और हमारा ये संतुलन बना रहता है। लेकिन कभी कभी हम प्रकृति से बहुत ज्यादा चीज ले लेते हैं, लेकिन प्रकृति को वो सारी चीजें भरपाई करने में बहुत समय लगता है और बहुत तेजी से हम चीजों को निकाल लेते हैं। जैसे कोयला लाखों करोड़ों वर्ष में बना और कोयले को हम बहुत आसानी से निकाल ले रहे हैं, लेकिन फिर से कोयला बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे, पता नहीं हम उसको फिर से बना भी नहीं सकते 1 ग्राम कोयला। तो वो एक संतुलन बना रहना चाहिए।
ठीक है, चलिए अंतःक्रिया को समझने के लिए कुछ सवालात मैंने बताए आपको, इन सवालों को आप भी करके देखिएगा अपने मन से। पर्यावरण के घटक के अंतर्गत हमने दो तरीके के घटक देखे, एक प्राकृतिक पर्यावरण का, एक मानव निर्मित पर्यावरण का। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हमने देखे पौधे, जंतु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, वृक्ष, वायु, जल, मौसम, ऋतु, जलवायु, ये सारी चीजें। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत देखे घर परिवार, परंपराएं, रीति रिवाज, रहन सहन, व्यवसाय। देखिए आर्थिक ये भी है, व्यवसाय यहाँ पे पढ़े थे, मैं उस समय आपको एक क्वेश्चन में फंस गया था, मतलब आपको बता रहा था कि आर्थिक हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन व्यवसाय एक आर्थिक प्रक्रिया है। तो ये किसके अंतर्गत है, क्या सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे किसको समझते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण। फिर ये चार्ट मैंने बताया, चार्ट में आपने देखा कि प्राकृतिक पर्यावरण के दो भाग, पहला निर्जीव, दूसरा सजीव। फिर मानव निर्मित पर्यावरण के भी दो भाग, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण जो कि वर्चुअल होता है, दिखाई नहीं देता, और मानव निर्मित पर्यावरण जो कि आपको भौतिक रूप से दिखाई देगा। एक्चुअल में मानव निर्मित पर्यावरण का ही दो भाग है, एक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण और एक मानव निर्मित पर्यावरण। एक तरीके से इसको अगर आप बोले तो भौतिक पर्यावरण, मानव निर्मित भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद देखें भू आकृतिक निर्जीव के अंतर्गत क्या क्या चीजें, भू आकृतिक कारक, धरातल, मृदा, चट्टाने, खनिज पदार्थ, पानी, पृथ्वी, आकाश। फिर उसके बाद और देखें जलवायु कारक, तापमान, उमस, वर्षा, वायु आदि। उसके बाद हमने प्रश्न देखा प्राकृतिक पर्यावरण में से किन घटकों से मिलकर बना है, तो जैविक अजैविक आसान से बना दिया। निम्न में से कौन से पर्यावरण के घटक हैं, सामाजिक एवं आर्थिक घटक। व्यवसाय शामिल किया था, व्यवसाय किसके अंतर्गत आएगा, मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत या फिर सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। आर्थिक या व्यवसाय सेम चीज है। मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है, क्या है, भवनें, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल। सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न हो गया खत्म और आज का क्लास भी हो गया खत्म। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में और उसमें शुरू से ही पढ़ाई करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।